हेलो। बैठिए। हेलो। 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 देखिए भाई, आपका ये कल बताया गया था, कुछ कारणों से कल क्लास नहीं चल पाया था आपका। मैंने कुछ व्यक्तिगत कारणों से। लेकिन आज क्लास चलेगा, इसमें कोई शक नहीं भाई। और आपका कल ही बताया गया था कि 2 दिन आपका केवल और केवल उत्तराखंड पुलिस अधिनियम चलेगा। फिर आपका सोमवार से शेड्यूल चेंज किया जाएगा और आईपीसी और सीआरपीसी भी चलेगी। तो आईपीसी जैसे कि भूमिका बांध के लास्ट में पढ़ाया जा रहा है, जहां से वर्तमान में ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वैसे ही सीआरपीसी पहले पढ़ाई जाएगी। आपका भूमिका बांध के और थोड़ा बहुत बता के, और आपका लास्ट से शुरू किया जाएगा। क्योंकि भाई देखने में ये आ रहा है, और लोग भी बताए, कि जो लास्ट के प्रावधान हैं उसी में सही कम हो रहा है। तो जहाँ से गलती की संभावना ज़्यादा है, पहले भाई वही चैप्टर पढ़ाया जाए, और जहाँ से गलती की संभावना कम है उसको लास्ट में हम पढ़ाएंगे। मैंने ऐसा शुरू किया जाएगा कि जो भूमिका जानता रहेगा उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और उसको समझ में आए भूमिका का बांध के। तो आइए, पुलिस अधिनियम में आपका ग्राम रक्षक के बारे में बताया जा रहा था, और इसी में आपका पूछा भी जाता है। और आपका फिर एक बार हम दोहरा दे रहे हैं। आपका 55 हम बता चुके थे कि पीड़ित व्यक्ति का पुनर्वास। तो पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए समुचित उपाय कौन करेगी? आपका राज्य सरकार करेगी कि पुलिस महानिदेशक करेंगे कि केंद्र सरकार? तो राज्य सरकार। और पैसा वैसा दे और इनको क्या करे, संरक्षित करे। इसके बाद 56 आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपका क्वेश्चन कई इसमें से बन सकते हैं, और जो साल पेपर मार्केट में है या मॉडल, उसमें दिए भी गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षकों की भर्ती। तो पहला क्वेश्चन बनाया गया था, रक्षकों की भर्ती कौन करता है? तो आपका जवाब रहेगा एसपी या पुलिस अधीक्षक। दूसरा क्वेश्चन, एक गांव के लिए एक रक्षक की कई गांवों के लिए हो सकता है? तो चाहे एक गांव या कई गांवों के लिए। इसके बाद रक्षकों की एज याद रखना है। आपका कल बताया गया था कम से कम 30 साल और अधिकतम 60 साल। इसके बाद रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तो वह स्वैच्छिक हो कि अस्वैच्छिक हो? स्वैच्छिक हो, और निम्न वरीयता क्रम में। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, मुख्य रूप से कार्यकाल पूछा जाता है। तो कार्यकाल 3 वर्ष होगा, लेकिन 3 वर्ष के पहले भी इसे हटाया जा सकेगा। इसके बाद आपका सेक्शन 57 से भी कल बताया गया था, चांस रहता है कि जो ग्राम रक्षक होंगे, आपका बताया भी गया था, एक तो वह पब्लिक सर्वेंट होंगे, लोक सेवक होंगे।
तो थोड़ा बहुत इसमें कमी रह गई। आपका कल थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा थी हमारे, माने हमारी भी। तो कमी ये रह गई कि जितने संरक्षण पब्लिक सेवक या लोक सेवक को मिले हुए हैं, इस ग्राम रक्षक या विलेज गार्ड को भी मिलेंगे। तो तुरंत सीआरपीसी को जोड़ लेना है आपका। कि एक तो ये जोड़ना है कि लोक सेवक कहाँ परिभाषित किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा आईपीसी 58 चल रहा है भाई, सेक्शन आपका 57 चल रहा है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन हम निकालते हैं, 3-4 क्वेश्चन कोरिलेट करके ही पढ़ना है। और सबसे अच्छा तरीका कोरिलेट का है कि आप बेयर एक्ट पर ही लिख लीजिए। तो आपका फिर हम दोहरा रहे हैं कि जो ग्राम रक्षक होगा या विलेज गार्ड होगा वह अवैतनिक होगा। अवैतनिक का मतलब कि राज्य सरकार द्वारा उसे वेतन नहीं दिया जाएगा। दूसरा, ये एक पब्लिक सर्वेंट होगा, लोक सेवक होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लोक सेवक को जितने प्रोटेक्शन या संरक्षण कानूनन मिले हुए हैं इसको भी मिलेगा। तो अब यहीं से आपका कोरिलेट करना है कम से कम 2 धाराएं। पहली धारा करनी है पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा से, यानी कि लोक सेवक की परिभाषा से। तो लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 21 में दी गई है। तो पब्लिक सर्वेंट कहाँ परिभाषित है? 21। और पब्लिक सर्वेंट को जो सबसे बड़ा संरक्षण है वह सीआरपीसी में है। और सीआरपीसी की धारा 197, उसको लिखिए। सीआरपीसी की धारा 197 में, मैंने वही बेयर एक्ट पर बस सीआरपीसी लिख लीजिए, घर पे डिटेल में देखना है, यहाँ डिटेल में नहीं। यहाँ तो भाई कोरिलेशन एक लाइन चलता है। सीआरपीसी की धारा 197 में लोक सेवक को संरक्षण प्रदान किया गया है। अब क्या संरक्षण है? और ये संरक्षण ग्राम चौकीदार को भी मिलेगा। अगर कोई लोक सेवक ऑन ड्यूटी कोई अपराध करता है तो उस अपराध का न्यायालय तभी संज्ञान करेंगे जब सरकार द्वारा इसके लिए मंजूरी यानी कि परमिशन मिल जाए, बिना मंजूरी के नहीं। और अगर ग्राम रक्षक आपका कोई अपराध करता है ऑन ड्यूटी तो सरकार की बिना अनुमति के आपका न्यायालय आगे कार्यवाही नहीं बढ़ाएगा। बहुत बड़ा संरक्षण है, मैं बता दूं। और जितने करप्शन वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी, इसी का लाभ ज़्यादा उठाते हैं कि सरकार से साठगांठ कर लेते हैं, सरकार परमिशन ही नहीं देती और मुकदमा रुका रहता है। रिटायर भी हो गए, मर भी गए और अब मुकदमा चला नहीं। तो अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे लोकपाल के लिए तो उन्होंने ये कहा कि इस सेक्शन को हटा देना चाहिए, लेकिन आज तक हटा नहीं, ये भी याद रखिए, अभी तक बरकरार है। आगे देखिए भाई आपका। अब ये आया कि जब ग्राम रक्षक को वेतन मिलेगा नहीं तो आखिर कुछ तो काम फ्री में काम कराया जाएगा कि काम के बदले कुछ दाम दिया जाएगा। तो बताइए, फ्री में काम कराया जाएगा कि कुछ दाम दिया जाएगा? तो दाम दिया जाएगा तो वेतन दिया जाएगा कि मान दे दिया जाएगा। तो मानदेय और जेब खर्च, यानी कि पान दान कहा जाता है, यह नहीं कि पान वाला दान। जो मुन्ना भाई एलएलबी होगा वो सोचेगा कि सर पान दान कहाँ बता दिए। तो पान दान नहीं भाई, कौन वाला दान? हाँ, जेब खर्च, यानी कि आपका गुटखा पान के लिए नहीं, आपका चाय पानी के लिए, 2 बूथ के लिए नहीं। चाय हो जाएगा तो भाई दिन भर भूखे तो रहेगा नहीं, कुछ तो खाना पड़ेगा ना, पानी वानी पीना पड़ेगा। कहीं गंदा पानी पी लिया तो भी एक आपका नुकसान कर जाएगा। तो बस याद रखिए, वेतन नहीं मिलता, क्या मिलता है? मानदेय और आपका जेब खर्च। इसके बाद गांव के रक्षक की पहचान
तो गांव की रक्षक की पहचान पर भी मैं बताया था, दोहराया ही जा रहा है। गांव की रक्षक की पहचान कैसे होगी? तो कौन इनको पहचान पत्र देगा, वर्दी देगा, बिल्ला यानी कि बैज देगा? तो बस एक लाइन, एसपी या एसपी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी। पूछ सकता है कौन देगा? पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी या पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्राधिकारी, ये इनको देंगे। और जब ये ग्राम रक्षक न रहे तो लौटा दे कि लेकर घर पर रखे? लौटा दे। भाई क्या करे? इस प्रकार आपका ये सेक्शन आपका, हाँ। अब आपका एक धारा बची है आपका बीच में, धारा आपका देखिए भाई, ये आपका जो सेक्शन है ये 58 में था, ग्राम के रक्षक की पहचान। अब 59 आ जाइए, ये मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। देखिए मैं कल भूमिका बताते समय थोड़ा भले स्पीड में बताया हूँ, लेकिन आपको बताया गया था कि पुराने जो पुलिस अधिनियम था उसमें आपका ग्राम चौकीदार था। पुराना पहले समझिए। तो ग्राम चौकीदार करता क्या था? देखिए उसे एक लकड़ी का पटरा दिया जाता था, उसके बाद एक चमड़े का बैग दिया जाता था, स्याही दी इत्यादि दी जाती थी। उसी पटरे पर लिखकर और अपनी बातें वह थाने पर पहुंचाता था। क्योंकि 1861 में जब पुराना कानून बना तो उस समय कागज का अभाव था, तो अब पटरा न देकर रजिस्टर दिया जाता है, ये भी याद रखिए। पेन दी जाती है, स्याही से नहीं लिखना है। जैसे कि बच्चा जब छोटा जाता था पहले स्कूल, तो आपका पटरी ही दी जाती थी और स्याही, और खूब चमकाया भी जाता था पटरी। अब पटरी नहीं, पहले ही कापी और क्या दी जा रही है? पेन। बच्चा जब जन्म लेता था तो खिलौना दिया जाता था, अब खिलौना नहीं, जन्मते फोटो खींचा जा रहा है। तो जैसे ही मोबाइल का फ्लैक्स जन्मते मैंने चमका दे रहे हैं, तो 1 साल के बाद, 1 साल के 6 माह के बाद भी मोबाइल का आदी बन जाता है। चाहे किसी का घर हो, देखिए छोटे छोटे बच्चे जितने मोबाइल के शौकीन हैं और जितने फंक्शन जानते हैं हम लोग भी नहीं जानते, वो सब खोल लेंगे। मैंने उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए भाई, तो ग्राम रक्षक का ये कर्तव्य था, पुराना बता रहा हूँ अभी नया नहीं, कि जितने लोग जन्म ले गांव में, जितने लोग मरे, इसकी सूचना पुलिस को दे। अपराध अगर होने वाला है तब दे। पुलिस आ गई अपराधियों को पकड़ने, तो भाई पुलिस को रास्ता दिखाए, अपराधियों का घर पहचानवाए। इसके बाद जो मुखिया साहब हैं उनकी रिपोर्ट, तो मुखिया मतलब कौन? यानी कि ग्राम प्रधान। तो आपका मुखिया जी पर तमाम बिहार में गाने बने हैं, तो मुखिया न आए तो आपका जो ग्राम प्रधान होते हैं उन्हें गांव का मुखिया कहा जाता है। और ये इस ग्राम चौकीदार का कर्तव्य होगा कि मुखिया की रिपोर्ट कहाँ पहुँचाए? थाने पर। तो आजकल तो मुखिया जी थाने का नंबर लिए हैं, अब चौकीदार से नहीं, खुद ही क्या करते हैं, रिपोर्ट पहुँचा देते हैं गांव की हालचाल। लेकिन आपका, और गांव में जासूसी यानी कि गांव में मुखबिरी का काम भी पुलिस के लिए ये ग्राम चौकीदार ही करता है। मुखबिरी का मतलब हुआ जासूसी, अर्थात गांव में की सूचनाएं किसको देना? पुलिस को। और इसके लिए ग्राम चौकीदार को प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। और प्रोटेक्शन आपका कहाँ मिला हुआ है? आपका बता दिया जाए, जब मुखबिर को संरक्षण मिला है एविडेंस की धारा 125, किसमें? जासूसों को। अर्थात न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त, कोई भी अभियुक्त ये न्यायालय से नहीं पूछ सकता कि, या पुलिस अधिकारी से नहीं पूछ सकता कि अपराध की सूचना आपको कहाँ से मिली, ये नहीं पूछा जा सकता। कौन सी धारा एविडेंस की है?
जो मुखबिरों को प्रोटेक्ट करती हैं। फिर हम बता दें 125। इसके बाद ग्राम चौकीदार के कर्तव्य जब भी लिखिए मेंस में भी 59, तो तुरंत सीआरपीसी की धारा 40 यूज करिएगा। यानी कि ग्राम चौकीदार या ग्राम रक्षक के कर्तव्य जोड़ लीजिए, उस पर 59 पर जोड़ लेना है। सीआरपीसी की धारा 40, 40 भी पढ़ना है। देखिए एक लाइन तब इसको शुरू किया जाए। ग्राम ग्राम में नियोजित जितने भी व्यक्ति हैं उनका कर्तव्य है कि वे, मोबाइल बज रहा है क्या उसको देखिए। हेलो, सिस्टम भी देखना देखना रहता है ना भाई, कोई रहता नहीं अपना, लगातार 3 घंटे के लिए लाइव है, तो भाई कहीं बीच में दगा न दे, ये भी देखना रहता है। तो भाई बीच में दगा देता है तो उसको सही कराया जाता है। देखिए आपका भाई, यानी कि धारा 40 पढ़ना अच्छे से। जितने लोग ग्राम में नियोजित हैं उनका कर्तव्य है कि वह कुछ अपराधों की सूचना मजिस्ट्रेट या पुलिस को दें। जैसे कि मास्टर साहब हो गए, लेखपाल हो गए, अमीन हो गए, आपका ग्राम चौकीदार हो गया, ये कहाँ नियोजित हैं गांव में, तो गांव में कुछ अपराधों की सूचना ये किसको दें, पुलिस को। तो उसी प्रकार ग्राम रक्षक का भी कर्तव्य होगा कि अपराध होने वाला है, अपराध हो गया तो सही सही सूचना दे, कि गलत गलत पुलिस को, सही सही, और गलत गलत देता है तो दंड का ग्राम चौकीदार भी भागी होगा, यानी कि इस कानून में ग्राम रक्षक। अब आपका कर्तव्य और उत्तरदायित्व सही रहेगा पढ़ना। जो हमने बातें बताई उसी को लीगल भाषा में ज़्यादा पढ़ा जाएगा। देखिए अब आगे 59 एक शब्द देखिए, रक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। रक्षक यानी कि भक्षक नहीं, रक्षक मतलब कि रक्षा करने वाला, यानी कि यहाँ रक्षक पुलिस ना मार दीजिएगा, यहाँ जो रक्षक लिखा है ग्राम रक्षक। देखिए क्या कहा गया, रक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे। पहला देखिए, गांव में किसी अपराध के घटने पर या लॉ एंड ऑर्डर यानी कि विधि और व्यवस्था की परिस्थिति के संबंध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र रिपोर्ट करना और अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गांव में कोई घटना घटती है, अपराध होता है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये ग्राम रक्षक आपका कह सकते हैं कि पुलिस थाने को सूचित करे। दूसरा आपका ये आया कि अगर गांव में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, यानी कि विधि और व्यवस्था डिस्टर्ब है कि सही है, इसकी सूचना दे। और तीसरा, जब पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है तो पुलिस को ये रास्ता दिखाता है। देखिए पुलिस को ये क्या दिखाता है, रास्ता, यानी कि अपराधियों को पकड़वाने में क्या करता है, सहयोग। ये पहला कर्तव्य है। दूसरा देखिए, अपराध निवारण और विधि और व्यवस्था की समस्या के निवारण की दृष्टि में गांव में सामान्य निगरानी रखना और उसके संबंध में पुलिस थाने को तत्परता से सूचित करना। यानी कि अपराध निवारण, यानी कि अपराध को या ऑफेंस को प्रिवेंट किया जाए। जब भी ये पढ़िएगा तो आपका सीआरपीसी की धारा 151 को कोरिलेट कर लीजिएगा। दूसरा खंड जब भी पढ़िए तो सीआरपीसी की कौन सी धारा कोरिलेट करेंगे, 151। तो देखिए आपका पहले ये बता दिया जाए तब सीआरपीसी हम आते हैं। देखिए अपराध निवारण करना, इसका मतलब ये हुआ, और विधि और व्यवस्था की समस्या के निवारण की दृष्टि से गांव में सामान्य निगरानी रखना, अर्थात आपका जो पुराना कानून था उसमें निगरानी को निगरानी न लिखकर ये लिखा गया है कि ग्राम चौकीदार का मुख्य कार्य
गांव में चौकी पहरा देना होगा, यानी कि जागते रहो देखे होंगे, रात भर अपना टहलते रहते हैं, जागते रहो सीटी बजा के और डंडा पटक के, ताकि किसी के घर में चोर या आपका लुटेरे इत्यादि चोरी न कर जाएं। इसके लिए तो अगर उसे माने एक तो अपराध का निवारण करे, माने चोरी इत्यादि को रोके, और अगर अपराध हो गया तो तत्काल किसको सूचित करे, पुलिस को आपका, और निगरानी करे गांव की निगरानी माने क्या करना, गांव का चौकी पहरा देना, यानी कि डंडा लेकर और सीटी मुंह में बजाते रहिए और गांव की गली गली घूमते रहिए और सतर्क रहिए कि कहीं चोर और तो नहीं घूम रहा है गांव में, ताकि लोग आपका आराम से अपने घरों में सो सकें। भाई इसीलिए तो कि आम जनता आराम से घर में सोए, यानी कि चौकीदार सक्रिय हैं तो चोरी नहीं होगी। तो कल भी बताया गया था चौकीदार कि मैं भी चौकीदार हूँ। आपका मोदी जी पर आरोप लगाया राहुल जी ने, यानी कि फेंकू पर पप्पू ने आरोप लगाया। भाई दोनों को लेकर चला जा रहा है। अब ये नहीं कि कोई नाराज हो जाए अंधभक्त। अब ये कहा जाए कि बबुआ ने बुआ पर आरोप लगाया या बुआ ने बबुआ पर लगाया तो अलग बात है। तो यहाँ आपका भाई वापस लिया जा रहा है वाक्य, फिर से देखिए, आपका राहुल गांधी जी ने आपका मोदी जी पर आरोप लगाया कि चौकीदार ही क्या है, यानी कि ये जो रक्षक है यही भक्षक बन गया है। तो आपका ये हुआ कि मैं भी चौकीदार हूँ, पूरा नारा चल गया और कई अंधभक्त अपना पूरा शरीर उरीर पर लिखवा के और मार्केट में ऐसे ही घूमने लगे, और उसके बाद टी शर्ट पहनने लगे, शर्ट पीछे और आगे लिखा रहता था मैं भी चौकीदार हूँ। तो भक्तों की कमी नहीं है भाई, चाहे बाबा के भक्त हो चाहे किसी के भक्त हो। देखिए भक्त बनिए लेकिन अंध भक्त न बनिए ये हमारा मानना है, और इसमें आपको कोई बाध्यकारता नहीं है। आपकी इच्छा चाहे किसी पंथ में किसी पार्टी को ज्वाइन करिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखिए आपका तीसरा, किसी संदिग्ध गतिविधि संदिग्ध व्यक्तियों के आने जाने अथवा गांव में किसी षड्यंत्र के संबंध में जिससे ये आशंका है कि लॉ एंड ऑर्डर आपका भंग हो सकता है, तो किसी सूचना के प्रति सतर्क और संवेदनशील रहना, और ऐसी सूचना तत्परता से किसको पहुंचा देना, थाने को। यानी कि गांव में कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन बाहरी लोग आ रहे हैं, कौन संदिग्ध लोग आ रहे हैं, किस पर नज़र रखी जाए, कौन किससे मिलने जा रहा है, कहीं गतिविधि तो संदिग्ध किसी की नहीं है। ये सब बातें नोट आपका गौर करे कौन, ग्राम रक्षक, और किसको सूचना दे, पुलिस को। चौथा देखिए, चौथा भी काफ़ी महत्वपूर्ण भाई आ सकता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 43 के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शस्त्रों, गोला बारूद, संपत्ति या किसी आपत्तिजनक अथवा संदिग्ध वस्तु यदि कोई हो जो उससे अभिगृहित की गई हो, गिरफ्तार करने या पुलिस थाने को सौंपने में किसी नागरिक की अविलंब सहायता करना, और यदि गिरफ्तार कोई महिला है तो पुलिस रक्षक के साथ एक महिला जाएगी। इसका मतलब ये आया कि अगर कोई देखिए आपका प्राइवेट व्यक्ति पहले उठाना है, क्वेश्चन देखिए यहाँ तब आपका भाई बताया जाए, उसके बाद आपका पहले समझिए। यहाँ देखिए ये कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 43 का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 है क्या, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब पूरी धारा एक क्रम से याद रखिए। सीआरपीसी की धारा 41 या 41 में है कि पुलिस कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 42 में है सीआरपीसी कि असंज्ञेय मामलों में नाम और पता जानने के लिए गिरफ्तारी
आपको पूछा जाता है। किस उद्देश्य के लिए? सही नाम तथा पता। 43 में है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, और 44 कल ही बताया गया, परसों परसों शायद बताया गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं गिरफ्तारी। और चारों धाराओं का एक्सेप्शन उत्तराखंड पूछता है, तो अगली धारा है 45, गिरफ्तारी की प्रक्रिया 46 में है। तो ये आपका जितनी 6 धाराएं हैं रट्टा मार कर जाना है। तो धारा 45 किसका अपवाद है? उत्तराखंड 2 बार बनाया है, 41, 42, 43, 44 चारों का। फिर एक बार बना है कि सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से संरक्षण की धारा में, तो आपका सीआरपीसी की धारा 45 में। अब 43 आइए। कुछ दशाओं में कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो अगर प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो वहाँ ग्राम चौकीदार मुख्य दर्शक रहेगा कि प्राइवेट व्यक्ति की सहायता करेगा? बताइए। तो सहायता करके पकड़वाए और पकड़ लिया गया तो ग्राम चौकीदार लेकर जाएगा कहाँ? थाने पर। और अगर महिला है, महिला को पकड़ा गया है, तो महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा और ग्राम रक्षक के साथ थाने पर एक महिला भी जाएगी। यानी कि गांव की किसी महिला को ग्राम रक्षक पकड़ लेगा मैंने कहेगा कि आप भी मेरे क्या चलिए साथ। तो आपका ये प्रावधान आपका बताया गया, और आपका सीआरपीसी 43 भी बताई गई। देखिए अगला भाई, अगला पुलिस के आने तक अपराध के स्थल की सुरक्षा और परिरक्षण, सम्यक रूप से यह सुनिश्चित करना कि उसके साथ उस उत्सुक दर्शक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छेड़खानी न की जाए। यानी कि जिस स्थान पर अपराध हुआ है उस स्थान की सुरक्षा करना, यानी कि आपका जब तक एविडेंस कलेक्ट न हो जाए उस स्थान पर बाहरी लोगों का प्रवेश रोक देना। क्योंकि भाई समाज है, हो सकता है घटना स्थल देखने के लिए 50 लोग जुट जाएं, और आपका ये भी सही है कि घटना स्थल पर ही एविडेंस कुछ न कुछ मौजूद होता है। जैसे कि आपके हाथ के निशान मिल गए, शराब के बोतल के निशान मिल गए हाथ के, या कोई ब्लड मिल गया, और यहाँ तक कि घटना स्थल पर एक बाल भी मिल गया तो पर्याप्त है। एक सिगरेट का टुकड़ा भी मिल गया तो उसी आधार पर दंड दिया जा सकता है। जैसे कि धनंजय चटर्जी का मामला आप जोड़ सकते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य का मामला है, और अभियुक्त का केवल एक बाल मिला था और उसी बाल का खाल निकाला गया, डीएनए टेस्ट कराया गया, और ये साबित हो गया, परिस्थिति जन साक्ष्य द्वारा ये साबित किया गया कि इस घटना को अंजाम इसी व्यक्ति ने दिया है। यानी कि आपका फिर एक बार याद रखिए, एक तो फिंगर प्रिंट के बाद फिंगर जो प्रिंट होता है, उंगली चिन्ह होता है, वह भी सुसंगत है, और उस पर आपका एविडेंस की धारा 45 के तहत एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है, विशेषज्ञ की राय। और घटना स्थल पर आपका साक्ष्य मौजूद कुछ न कुछ होता है। कहावत भी कही जाती है कि लाख बड़ा अपराधी हो, एक न एक पुलिस के लिए सुराग क्या करता है? छोड़ कर जाता है। अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो जंगल में भी अपराधी होगा तो पकड़ ही लिया जाएगा, लेकिन अपने पर आ जाए तब। और मंत्री जी के बेटे क्या हो गए? फरार। पुलिस अभी आपका लिखित आदेश जारी करती है 161 में, यही वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्रयास करती सहारनपुर कांड में, तो हो सकती थी गिरफ्तारी, लेकिन अभी 161 का बयान लेने के लिए तो उतना मौका देंगे तो अभियुक्त क्या घर में बैठा रहेगा? भाई आपका शायद
सुनने में आ रहा है कि नेपाल भाग गया मंत्री जी का बेटा। तो नेपाल अब भाग गया तो जाकर खोजिए, इतना आसान थोड़े है नेपाल में जाना। वैसे भी नेपाल से उतने संबंध अच्छे नहीं रहे, पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। उधर चीन उसको क्या कर रहा है, इधर पाकिस्तान को पुश कर रहा है, उधर आपका नेपाल को कर रहा है। तो अगला देखिए भाई आपका, अगला छठवां देखा जाए, पुलिस अधीक्षक द्वारा साधारण और विशेष आदेश के माध्यम से विहित गांवों में ऐसी गतिविधियों और घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जिनका अपराध जिनका अपराध विधि और व्यवस्था तथा अन्य पुलिस व्यवस्था से संबंध होगा, न्यूनतम अवधियों के अंतराल पर पुलिस थाने के प्रभारी से भेंट करना। यानी कि एसपी साहब जैसा आदेश दें, उन उन सूचनाओं को भी, गांव की सूचनाओं को किसको पहुंचाए, दरोगा जी को, यानी कि थाने के प्रभारी अधिकारी को। विहित अभिलेख और रजिस्टर रखना, तो हम बताए ही कि आपका पहले क्या, विहित रजिस्टर और अभिलेख, एक रजिस्टर मिलेगा, पेन मिलेगा, एक चमड़े का बैग मिलेगा या आपका झोला मिलेगा, और आपका आना जाना रहेगा, जो भी लिख पढ़ के लाए, जितना लोग मरे इत्यादि, तो उसी झोला में ला के और दरोगा जी से मिलकर लिखवा दे। अगला देखिए भाई आपका पुलिस व्यवस्था, आठवां, पुलिस व्यवस्था से संबंधित जनता की शिकायतों और प्रतिवादों को रिकॉर्ड करना, और गांव में अपराध तथा विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों पर ग्राम पंचायत से संपर्क बनाना। यानी कि जो प्रधान जी हैं उनसे ग्राम चौकीदार हमेशा संपर्क बनाए रखे, और ग्राम चौकीदार अगर ग्राम मुखिया जी या ग्राम प्रधान कोई जानकारी देते हैं तो ले जाकर कहाँ प्रस्तुत कर दे, थाने पर। और हमेशा अगला देखिए, ऐसे अन्य साधारण कर्तव्य का पालन करना, जैसा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक आदेश दे। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि ग्राम चौकीदार ऐसे किन आदेशों, किसके द्वारा आदेश दिए जाने पर अपने अन्य कर्तव्यों का पालन कर सकता है। तो देखिए अंडरलाइन कर लीजिए बैरक पर, दे देगा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का, एसपी के आदेश का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। क्या मार कराएंगे, अंडरलाइन कर लीजिए बैरक पर, दोनों का। यानी कि जो 9वां खंड है वो भी पूछा जा सकता है, दोनों का मारिए, किसका किसका आदेश पालन करेगा, दोनों का। नियुक्ति कौन करेगा ग्राम रक्षक की, एसपी। आदेश किसका मानेगा, डीएम और एसपी दोनों। अब आइए आपका धारा 60, ग्राम रक्षा दल। तो ग्राम रक्षा दल यानी कि ये हुआ कि कई व्यक्तियों को मिलाकर एक या एक से अधिक गांव के लिए एक ग्राम रक्षा दल बनाया जाएगा, जो गांव में गश्त लगाएगा सामूहिक, अब एक नहीं, आपका 4-4, 5-5, 10-10, जो गांव में घूमेंगे और गांव में गश्त लगाएंगे और गांव की सुरक्षा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ग्राम रक्षा दल का प्रावधान किस धारा में, 60 में। ग्राम रक्षा दल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो एसपी द्वारा, अर्थात पुलिस अधीक्षक द्वारा, और ये आपका गांव के ही व्यक्तियों में से चुना जाएगा। तो ये 3 बातें याद रखिए, ग्राम रक्षा दल कौन नियुक्त करेगा, किसे बनाया जाएगा, और ये गांव में गश्त इत्यादि करे। इसके बाद भाई आपका सेक्शन 61, सामुदायिक संपर्क सूत्र। तो देखिए यहाँ भी आपका एसपी को ही पावर है। देखिए तब बताते हैं हम, इसको पढ़ दिया जाए। जिला पुलिस अधीक्षक पुलिस बल की उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों से गठित एक या अधिक समुदाय संपर्क समूह विहित करेगी, और आपका, और ये जो उत्तरदायित्व इसको दिया जाएगा, पालन करेगा। एक लाइन केवल जानना है इसमें, इसमें यह है कि आपका देखे होंगे शहर में भी अगर कहीं कहीं बोर्ड लगा है, सदस्य अपराध निरोधक समिति।
तो ऐसी दशा में एसपी का ये कर्तव्य होगा कि अगर वह चाहें तो गांव में भी या शहर में भी आपका समितियों का गठन करे, और ऐसी जो समितियां होंगी उनका कार्य होगा, माने उनसे उनकी बैठक कराई जाएगी, कैसे आपके इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सौहार्द बना रहे। तो समय समय पर मीटिंग भी होती है, और आपका लोग अपने घर पर बोर्ड लगा देते हैं कि अपराध निरोधक समिति का क्या सदस्य, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। बस एसपी ने नियुक्त कर दिया कि आपके इलाके में भाई शांति व्यवस्था बनी रहे, प्राइवेट व्यक्ति हैं, आप भी कुछ क्या लीजिए जिम्मेदारी। इसके बाद आ जाइए, देखा जाए आपका ये अध्याय भी समाप्त हो गया। अब अध्याय 7 आइए। अध्याय 7 की पहली विशेषता है, उसी पर बैरक पर लिख लीजिए। अध्याय 7 धारा 62। अध्याय 7 की पहली विशेषता यह है कि यह अध्याय पुलिस अधिनियम 2000 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का सबसे छोटा अध्याय है। उस पर लिख लेना है सबसे छोटा अध्याय। तो कितनी धाराएं हैं? केवल एक। 62 सबसे छोटा लिख लेना है। बेर एक्ट पर ही कितनी धाराएं हैं आपकी? केवल एक धारा। देखिए 62 आंतरिक सुरक्षा योजनाएं, यानी कि इंटरनल आपका सिक्योरिटी प्लानिंग, आंतरिक सुरक्षा स्कीम। आंतरिक सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। तो आपका तुरंत आपका जैसे ही स्कीम शब्द आता है तो स्कीम के लिए सीआरपीसी की धारा जोड़ लेनी है 357A 357A। पीड़ित प्रतिकर योजना, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। हम शब्द योजना या स्कीम पर आए भाई, तो कौन जोड़ लेंगे आप? सीआरपीसी की धारा 357A। बहुत पूछा जाता है, अभी आपका कल ही बताया गया कि एलएलएम में भी पूछा गया था। देखिए भाई आपका 62 में क्या कहा गया है? पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से सार्वजनिक व्यवस्था, संपूर्ण राज्य की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आंतरिक सुरक्षा योजना बनाएगा, और जिले की आंतरिक सुरक्षा योजनाएं जिले के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी। अब यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बना। आपका पहला आंतरिक सुरक्षा, 3 क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। पहला क्वेश्चन आंतरिक सुरक्षा योजना, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम का प्रावधान उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस सेक्शन में है? वह सेक्शन तो रटना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में 40% क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड होते हैं, सेक्शन रटना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आपका बनेगा कि पूरे राज्य के लिए आंतरिक सुरक्षा योजनाएं कौन बनाता है? तो दे देगा राज्य सरकार, दूसरा दे देगा पुलिस महानिदेशक, तीसरा दे देगा पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से इनमें से कोई नहीं। तो कौन बनाता है? महानिदेशक, डीजीपी। किसके अनुमोदन से? अगर राज्य सरकार न दे और ये दे कि कौन बनाता है, राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, दे देगा आपका हाई कोर्ट, इनमें से कोई नहीं, तो भाई पुलिस महानिदेशक मारिए। अब जिला में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि जिले में आपका आंतरिक सुरक्षा योजनाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहाँ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। दे देगा पुलिस अधीक्षक द्वारा, दूसरा देगा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, तीसरा देगा पुलिस अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट,
और चौथा दे देगा पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट। क्या मार कर आएंगे? यानी कि पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट ज्वाइंट रूप से एक साथ बैठकर और जिले की इंटरनल सिक्योरिटी कैसे की जाए इसकी प्लानिंग करेंगे। एक न मार दीजिएगा। शब्द आप देखिएगा बेयर एक्ट का, और बेयर एक्ट का आपका शब्द है, मैं बता दूं कि मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर जिले की आंतरिक सुरक्षा योजनाएं बनाई जाएंगी। का यहाँ से चांस है क्वेश्चन बनने का, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। मॉडल भी मैं बता रहा हूँ। अब भाई एक और सूचना देखिए, आपका याद आ गया, आपका अगले हफ्ते से आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। यानी कि आपका अगले संडे से, इस संडे को नहीं, और आपका पहले अगले संडे को केवल प्री का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जल्दी ही एक हफ्ता के अंदर मेंस का भी शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले जो प्री का टेस्ट सीरीज होगा वह उत्तराखंड एपीओ का हम करा रहे हैं। वैसे यूपी एपीओ में भी काम करेगा, केवल पुलिस एक्ट अलग रहेगा, और तो सब क्वेश्चन। और एक टेस्ट की फीस आपका 40 रुपया रखी गई है, 40। यानी कि आपका समाज मने भाई ज़्यादा फीस भी न रहे, ताकि सभी लोग टेस्ट दे सकें। और ये टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चला जाएगा। जब सिस्टम है तो जो लोग दूर बैठे हैं और घर पर बैठकर टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी भाई व्यवस्था की जा रही है, और जो यहाँ आकर देना चाहेंगे उनके लिए भी भाई। क्योंकि आपका देखिए काफ़ी आपका प्रेशर हम पर भी था कि टेस्ट सीरीज शुरू करवाइए, और जो भी आपका देखिए हर एक आदमी पूर्ण नहीं होता। मैं भी पढ़ा रहा हूँ तो मुझ में भी कुछ कमी है, लेकिन कमी है तो भाई अचानक नहीं सुधर सकती। आपका धीरे धीरे तमाम कमियों को हम भी सुधार रहे हैं, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे अगले हफ्ते तक और जो कमियां हैं ज़्यादा कमियां सुधरी रहेंगी। तो भाई ये सही बात है कि कमी होती है, और लड़कों का ये कर्तव्य है कि वह कमियों को उजागर करें। तो कई टीचर तो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हम नाराज़ नहीं होते भाई। अगर कोई कमी है तो आप व्यक्तिगत रूप से माने सार्वजनिक रूप से न बताइए, व्यक्तिगत रूप से आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप हैं, फ़ोन कर सकते हैं, भाई आप बता सकते हैं। अगर वो आपका कर्तव्य भी है। अब कमी अगर है वास्तव में आप, तो उसको दूर किया जाएगा। फिर एक बार बैक होइए भाई, आंतरिक सुरक्षा पर आ जाया जाए। हाँ, ये पूछ सकता है कि आंतरिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं सामान्यतः उनका कितने दिनों पर रिवीजन या रिव्यू होगा, यानी कि पुनर्विलोकन या निगरानी कितने दिनों में की जाएगी? सामान्यतः तो 3 वर्ष में। तो ग्राम चौकीदार, ग्राम रक्षक का बताइए, ग्राम रक्षक एक बार में अधिकतम कितने दिन के लिए नियुक्त होता था? 3 साल। तो जो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग बनी है तो 3 साल तक, सामान्यतः 3 साल में एक बार इस पर क्या किया जाएगा? विचार कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्या है। तो 3 3 3, तो 3 जैसे ही आए, जहाँ जहाँ कानून में 3 हो, वैसे कम ही है, उसको कह सकते हैं कि तैयार कर लेना है। तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि 3 3 कहाँ है। तो एक तो ग्राम रक्षक का मिला भाई कि 3 वर्ष कार्यकाल होता है, और 3 कहाँ है? तो आपका भाई आपका बिहार में भी चलता है कि 1 बिहारी सब पे भारी, और 2 बिहारी करे मारा मारी, और 3 बिहारी तो ट्रेन क्या हमारी, तुम्हारी नहीं कुछ लोग तुम्हारी कर रहे हैं, तुम्हारी न कहिए, कौन सा, हमारी। ये भाई बिहार के लोग ही हमें बताए हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वो तो लगातार, तो तिकड़मबाजी में भी 3 ही रहते हैं, 3 चौरा में भी 3 ही रहते हैं,
और 1-3 कानून का बताया जाए। देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछा जाता है आपका, और वह आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की नियुक्ति में क्वेश्चन जे में बनता है, यूपी जे में। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों के निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद अलग अलग वोटिंग करती हैं, लेकिन एक साथ। तो भाई पहली वोटिंग में अगर कोई बहुमत नहीं पाया न्यायाधीश, तो दूसरा बार वोटिंग होगी, उसके बाद तीसरी बार होगी, लेकिन अधिकतम तीसरी बार से अधिक नहीं। यानी कि कितनी बैठकें बुलाई जा सकती हैं वोटिंग के लिए? 3 से अधिक नहीं। उसके बाद अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आंतरिक सुरक्षा योजना आगे बढ़िए भाई। 3 साल आपका आंतरिक सुरक्षा योजनाएं आपका 3 साल के पहले भी आपका कह सकते हैं कि रिवीजन या रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन जनरली कितना है? 3 साल। इसके बाद आपका खंड 3 देखिए, आंतरिक सुरक्षा योजनाओं में अन्य बातों के साथ साथ किसी महत्वपूर्ण अवस्थापन यदि उस क्षेत्र में स्थित हो, उसके अधिष्ठान, ये छोड़ दीजिए आपका महानिदेशक ये मैंने अगला खंड छोड़ सकते हैं आप पढ़ते समय, यहाँ से क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है। अब आइए अध्याय 8 देखा जाए। अध्याय 8 पुलिस की जवाबदेही, सेक्शन आपका 63 से लेकर हाँ तक है भाई 76, यानी कि धारा 63 से लेकर 76 तक पुलिस की जवाबदेही। अब आइए पहले जवाबदेही देखा जाए, भूमिका इसकी देखिए, उसके बाद भाई इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है पहले ये देखा जाता है। देखिए इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से ये पढ़ना है कि अगर पुलिस अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करती है या अपनी अभिरक्षा में किसी के प्रति अवैध बल का प्रयोग करती हैं या अपने कस्टडी में मार ही देती हैं, जैसे कि आपका गोरखपुर कांड में हुआ, तो या पुलिस भ्रष्टाचार करती हैं, करप्शन करती हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखती हैं पुलिस, या आपकी सूचना को नहीं लिखती हैं, तो ऐसी दशा में क्या उपाय हैं? तो एक शिकायत प्रकोष्ठ बनेगा आपका राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, और जो लोग पुलिस से क्षुब्ध हैं वे उन पुलिस वालों के खिलाफ आपका कह सकते हैं कि आवेदन दे सकते हैं। आपका उस शिकायती प्रकोष्ठ में शिकायती प्रकोष्ठ जांच करेगा मिसकंडक्ट की, दुर्व्यवहार की, जांच करके रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देगा, और स्टेट गवर्नमेंट अब जो करे, चाहे बर्खास्त करे या न करे। लेकिन ये सिस्टम विफल मार गया है ज़्यादातर मामलों में। मैं बता दूं, ये सिस्टम विफल इसलिए मार गया है कि आपका पहली बात तो ये रहती है कि जो भाई पुलिस वालों के खिलाफ जांच करके रिपोर्ट देने में आनाकानी की जाती है, और दूसरा आपका वही लोग जो पुलिस के खिलाफ जांच करने वाले हैं वही लोग पुलिस से मिल जाते हैं और पीड़ित और इसको कहते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन क्या करिए, वापस ले लीजिए। आप देख सकते हैं आपका गोरखपुर कांड ही सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां की डीएम और एसपी खुद मोर्चा संभाले और मने और उसकी वाइफ को आपका एक तरह से धमकी ही दे रहे थे कि न्यायालय में जाएंगी, वर्षों मुकदमा चलेगा, दौड़ती रह जाएंगी, न्याय मिलेगा नहीं, आप शिकायत न करिए, एफआईआर न करिए, हम संभाल लेंगे, जांच करा रहे हैं, दोषी पाए जाएंगे तो इन्हें निलंबित करेंगे, ये करेंगे। ये खुलेआम वीडियो वायरल है और इस पर सरकार मौनी बाबा बन गई।
यानी कि डीएम और एसपी खुलेआम ये कह रहे हैं, यानी कि जिस पर पीआईएल दायर हुई है हाई कोर्ट में, कि जब डीएम और एसपी ही ऐसा कह रहे हैं तो भाई आम जनता का क्या हाल होगा, क्या विभागीय दंड दिया जाता होगा, आप समझ सकते हैं। यानी कि जो विभागीय दंड का प्रावधान है लगभग असफल हो चुका है। क्यों? क्योंकि विभाग वाले कभी नहीं चाहते कि हमारा जो सबॉर्डिनेट कर्मचारी हैं उसको कोई दंड मिले। और इसका उत्तम उदाहरण वर्तमान में है गोरखपुर कांड। तो आपका पीआईएल या लोक हितवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर हुआ है और एसपी और डीएम पर कार्यवाही की मांग की गई है कि जिनके ऊपर कानून की रक्षा करने का दायित्व है वही कह रहे हैं कि कुछ न करिए, कानून के प्रचालन से क्या लगाने का प्रयास कर रहे हैं, रोक। तब भाई सुप्रीम अपना हाई कोर्ट संज्ञान लेगा, नोटिस जारी करेगा। अब क्या करता है वो तो अलग बात है, लेकिन आपका पीआईएल दायर किए हैं लोग भाई, कोचिंग के ही लोग, कुछ लोग किए हैं बाहरी भी। तो यही आपका पुलिस की जवाबदेही पढ़नी है। व्यवहार समाप्त हो गया, आप कानून में आइए। कानून क्या कहता है भाई, मुख्य रूप से हमें वो भी जानना है। देखिए आपका अध्याय 8 पुलिस की जवाबदेही। पहला देखिए 63, पुलिस की जवाबदेही के लिए इंटरनल सिस्टम होगा, आंतरिक तंत्र होगा। तो देखिए वर्तमान तंत्रों और विभागीय प्राधिकारियों के कृत्यों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त पुलिस की जवाबदेही इस अध्याय में वर्णित अतिरिक्त आपका तंत्र के माध्यम से और अधिक सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि विभागीय दंड अलग हैं और इस अध्याय में पुलिस की जो जवाबदेही होगी उसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। यानी कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विभागीय दंड दें, क्योंकि विभागीय दंड कम देते हैं, अतः उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड राज्य में पुलिस के खिलाफ जो भी शिकायतें आएंगी उनके लिए विभागीय विभागों से अलग एक तंत्र बनाया है और उस तंत्र को कहेंगे पुलिस शिकायत प्राधिकरण, यानी कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। तो इस तंत्र को हम क्या कहेंगे, जो विभाग से अलग होगा और जहां आप पुलिस के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं तो वह आपका होगा पुलिस शिकायत प्राधिकरण। तो सबसे पहले आपका देखिए धारा 64, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। धारा 64, राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, यानी कि आपका राज्य स्तर पर भी बनेगा शिकायत प्रकोष्ठ और कहाँ बनेगा, जिला स्तर। तो जो क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट स्तर पर कैसे बनेगा और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, देखिए राज्य सरकार धारा 71 में आपका दिए गए कृत्यों के निर्वहन के लिए एक राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित करेगी, माने जिसका नाम होगा प्राधिकरण अथॉरिटी, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 अन्य सदस्य होंगे। तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ बना। पहला क्वेश्चन, राज्य पुलिस शिकायत अथॉरिटी कौन गठित करती है, तो राज्य सरकार की न्यायालय, राज्य सरकार। इसमें कितने लोग होते हैं टोटल, वह जरूर याद रखें, 5। अब देगा अध्यक्ष सहित कितने लोग होते हैं, दे देगा 3 4 5, अध्यक्ष सहित 5। अध्यक्ष रहित कितने लोग, अध्यक्ष रहित पूछे, मैंने अध्यक्ष को हटा दीजिए, तो एक अध्यक्ष और कितने मेंबर। ऐसा क्वेश्चन भी बन रहा है भाई। देखिए आपका ऐसा क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश सिविल जज की परीक्षा में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बना और उसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछा। संख्या ये पूछा कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, तो दिया एक अध्यक्ष और 14 अन्य सदस्य, माने 14 अन्य न्यायाधीश, एक सदस्य
एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 अन्य न्यायाधीश दे देगा 15 न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 2 लोग हो गए और कितने बचे? 13। क्योंकि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम जज कितने होते हैं? 15। तो 15 में 2 निकाल दीजिए, एक अध्यक्ष। मैंने मॉडल ऐसे बन सकता है। तो अध्यक्ष सहित पूछे तो आपका 5, और अध्यक्ष को हटा के पूछे तो 4 मेंबर। याद रखिएगा भाई, कितने लोगों से टोटल मिलकर बनेगा? 5। ये भी राज्य शिकायत पुलिस प्राधिकरण है कि जिला? राज्य। अगला देखिए, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था एवं रेगुलर पुलिस व्यवस्था प्रचालित होने की दृष्टिगत रखते हुए कुमाऊं मंडल के जिले के लिए जिला नैनीताल के हल्द्वानी में जिला शिकायत प्राधिकरण गठित की जाएगी। इस प्राधिकरण का क्षेत्र कुमाऊं मंडल के समस्त जिलों अर्थात नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत एवं पिथौरागढ़ में होगा। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपका, मैंने आपका कई जिलों के लिए कई बनाया जा सकता है। देखिए भाई, आपका 65 देखिए, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना। तो अभी तो बता ही दिया गया, संरचना अलग से भी बता दी गई। एक अध्यक्ष होंगे और कितने मेंबर? 4। वही बात फिर से बताई गई है किस सेक्शन में? 65। यानी कि वही बात फिर से आपकी बताई गई। और चूंकि आपका कह सकते हैं कि 64 में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण तो था, लेकिन गठन का प्रावधान नहीं था। तो अब 2018 में नई धारा जोड़कर और आपका जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को अलग से बताया गया। तो 65A देखिए, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना। तो आपका भाई कितने लोगों से मिलकर बनेगा जिला स्तर पर? तो 1+2, यानी कि टोटल कितने? 3। अब याद रखिए भाई, राज्य स्तर पर यह प्राधिकरण कितने लोगों से मिलकर बनेगा? तो 1+4, यानी कि टोटल 5। और जिला स्तर पर 1+2 अर्थात टोटल 3। राज्य स्तर पर किस धारा में? 64। और जिला स्तर पर किस धारा में? 65A नई धारा है। इसके बाद आ जाए 66। रेस्ट ले लिए क्योंकि लंबा चलेगा भाई आपका। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 आपका 88 धारा है ना? 70, 10, 80। चलिए, भले एक दिन और लगे, लेकिन जब तक ये समाप्त न हो तब तक भाई आपका हो सकता है सोमवार तक जाए भाई, क्योंकि डिटेल में पढ़ाने पर तो सोमवार तक जाएगा, तो मंगलवार से और शुरू किया जाएगा। मैसेज कर देंगे भाई, उसमें क्या है। अब देखा जाए 2 दिन कितना समाप्त होता है। नहीं होगा तो आपका पुनः सोमवार को भी केवल पुलिस अधिनियम चलेगा, क्योंकि आपका मोदी जी के स्टाइल में जब तक आपका दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यानी कि जब तक ये पूरा न हो जाए तब तक दूसरा सब्जेक्ट नहीं चलाया जाएगा। क्योंकि भाई अब एग्ज़ाम होगा तो एक बार दोहराएंगे भी तो घर पे। वैसे 2 बार वीडियो गया है, एक सुबह वाला चला था उसमें गया है, और एक शाम वाला। ये सही बात है कि जब आदमी दोबारा बताता है तो कॉन्सेप्ट चूँकि क्लियर रहता है, और काफ़ी उलझाऊ कानून है, पुराने कानून से काफ़ी बदला हुआ है। तो एक बार आदमी सुबह पढ़ाया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो शाम को सुबह से अच्छा चल रहा है। और आपका वीडियो उपलब्ध है, जिनका छूटा है भाई वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तो फिर पुलिस एक्ट आपका चला जाए, जितना हो जाए भाई, कोई गारंटी
देखिए आपका ये पुलिस आपका शिकायत प्राधिकरण माने आपका चल रहा है, और इसमें आपका सेक्शन आपका जो चल रहा है वो देखिए आपका 59 हो गया भाई। 66 पढ़ाना है, यानी कि 66 में आपका राज्य अथवा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शिकायत प्राधिकरण की अपात्रता। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अध्यक्ष और मेंबर बनाए जाएंगे, तो फिर हम बता दें भाई, बात ना करिए, कहाँ से आवाज आ रही है। अगर राज्य स्तर पर आपका पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना होती है तो एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य, और अगर जिला स्तर पर होती हैं तो एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य। राज्य स्तर पर आपका 64 में है, और जिला स्तर पर पूछ ले तो 65 ए में है, यानी कि नई धारा है 2018 में जोड़ी गई आपका। तो कब कोई व्यक्ति आपका राज्य अथवा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा, यानी कि कब अपात्र होगा, ये हमें देखना है। तो आपका देखिए कब अपात्र होगा। पहला है वह भारत का नागरिक नहीं है, तब अपात्र होगा, यानी कि हर हाल में भारत के किसी नागरिक को ही शिकायत प्राधिकरण का मेंबर बनाया जाएगा, विदेशी को नहीं। दूसरा, उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, तब पात्र नहीं होगा, क्योंकि आपका बूढ़ा हो गया तो सठिया गया, दिमाग कम काम करता है। गांव में कहा जाता है ना कि बूढ़ा हो गए हो, सठिया गए हो, दिमाग कम काम कर रहा है, तो जांच क्या करोगे, तुम जाकर घर बैठो। तो कितने से अधिक वो मेंबर नहीं बनाया जाएगा, जो 70 साल से क्या हो, अधिक। भाई कोई अन्यथा ना ले भाई, एक सामान्य बातें बताई जाती हैं। अब ये नहीं कि कोई अन्यथा ले ले, लेकिन गाँव में कहा जाता है कि ये क्या हुआ है, सठिया गया है, बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट। जैसे कि आपका मोदी जी ने आडवाणी और जोशी इत्यादि से कहा, और कई मुख्यमंत्रियों से कि अब एज ज़्यादा हो गई है, अब आपके बस की बात नहीं है, इस पद से हटिए और आप केवल सलाह दीजिए और नए लोगों को क्या दिया जाए, मौका। तीसरा, किसी पुलिस सैन्य सैन्य अथवा सहबद्ध संगठन में कार्यरत है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस बल में कार्यरत है या किसी सैन्य बल में, तो इस शिकायत प्राधिकरण का मेंबर उसे नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हितबद्ध रहेगा, जांच करेगा। तो कहावत भी कही जाती है कि हंसिया जितना भी जंग लगा हो अपनी ओर ही खींचता है। तो पुलिस को ही बना दिया जाए और पुलिस ही पुलिस की शिकायत सुने, तो ज़्यादा चांस है कि वह निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। अतः आपका उत्तराखंड में अच्छा नियम बना है कि शिकायत प्राधिकरण का मेंबर किसी पुलिस या सैन्य संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा। अगला देखिए, लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कि फिर आ गया पब्लिक सर्वेंट। तो फिर वहीं आपको पढ़ना है कि पब्लिक सर्वेंट कहाँ परिभाषित है। तो आईपीसी में, आईपीसी की किस धारा में, अभी बताया था मैं, 21। अगला देखिए, किसी निर्वाचित पद पर कार्य कर रहा है जिसमें सांसद, विधायक या स्थानीय निकाय का सदस्य भी शामिल हैं, यानी कि किसी सांसद को नहीं बनाया जाएगा, किसी विधायक को भी नहीं बनाया जाएगा मेंबर, और किसी लोकल बॉडी के मेंबर को भी नहीं। जैसे नगर हो निगम हो गया या ग्राम पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया, तो इनके जो प्रधान हैं, मेंबर हैं, आपका जिला पंचायत सदस्य हैं, इनको इस प्रकोष्ठ का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध रूप से ज़्यादातर राजनीति से जुड़े रहते हैं
और इनसे निष्पक्षता की आशा कम ही की जाएगी। अगला देखिए भाई, आपका किसी ऐसे संगठन का सदस्य हैं या किसी प्रकार से संबंधित रहा है जिसे विद्यमान विधि के अधीन विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है, यानी कि जिस संगठन से जुड़ा था उस संगठन को अनलॉफुल आपका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन घोषित कर दिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति अब शिकायत प्राधिकरण का मेंबर बन नहीं सकता, यानी कि आपका डिस्क्वालीफाई होगा, यानी कि अपात्र होगा। अपात्र को ही कहते हैं निररहित होगा। निररहित को कहते हैं अयोग्य होगा। अब ये नहीं कि आ जाए अपात्र लिखा है और दे दे अयोग्य, तो घबराना नहीं है, ये सब एक ही शब्द है। अगला देखिए, किसी राजनैतिक दल का सदस्य या पदाधिकारी हैं, यानी कि अगर किसी राजनैतिक या पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हैं या कोई पद पाया है, तो उसे भी शिकायत प्राधिकरण का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह तो हितबद्ध रहेगा और अगर उसकी पार्टी की सरकार है तो काम अच्छे से नहीं करेगा। अगला आपका किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या आरोप लगा हो, यानी कि अगर वह किसी अपराध के लिए विधि न्यायालय में कन्विक्ट हुआ हो तब भी मेंबर नहीं बनाया जाएगा। और एफआईआर हुई और चार्ज आपका न्यायालय ने आरोप का निर्माण कर दिया हो तब भी उसे मेंबर नहीं बनाया जाएगा, भले सजा न पाया हो। अंतिम है विकृत चित्त का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, यानी कि अनसाउंड माइंड है, चित्त विकृत है, विकृत चित्त है, अर्थात आसान भाषा में पागल हैं। और पागल हैं और पागलपन की घोषणा हमने आपने नहीं, समाज ने पागल नहीं कह रहा है, समाज कानून ने यानी कि न्यायालय ने ऐसे व्यक्ति को क्या घोषित कर रखा है, अनसाउंड माइंड। तो मेंबर बन जाएगा तो अन्य मेंबरों को भी पागल कर देगा। जैसे कि आपका तो कहाँ भेजा जाएगा, पागल हैं तो जाओ पागल खाने, और आपका आगरा या रांची, और जो पागल खाने में हालात हैं अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर भी पागल हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों का शर्ट पैंट और इत्यादि लेकर ब्रश और लेकर भाग जाते हैं सब, क्योंकि पागल अपने पागलपन मात्र से ही दंडित होता है, ये ब्लैक स्टोन महोदय कहते हैं। अतः पागल किसी को मार दे तो आईपीसी की धारा 84 में बचाव लेगा, और पागल से आप अपने को बचाइए और पागल को मार दीजिए तो आईपीसी की धारा 98 98। तो पागल मार दे तो की धारा में पागल बचेगा 84, और आप पागल को अपने बचाव में मार दीजिए तो आप भी बचेंगे 98 आईपीसी। अगला देखिए भाई, अब नियुक्ति से आपका क्वेश्चन देखिए, इसमें एक दो क्वेश्चन बना जाए भाई, मॉडल भी हमें चलते रहना है कि कब कोई व्यक्ति मेंबर बनने के अपात्र नहीं होगा। अब देखिए आपका दे देगा वह भारत का नागरिक नहीं है, दूसरा 70 वर्ष से अधिक का है तब भी अपात्र, तीसरा सक्षम न्यायालय ने अनसाउंड माइंड घोषित किया है तब भी, और दे देगा सक्षम न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया, यानी कि इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। तो दिवालिया क्या दिया है ऑप्शन में कि नहीं, तो दिवालिया को मेंबर बनाया जा सकता है, क्योंकि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि दिवालिया अपात्र होगा भाई, कहीं लिखा नहीं है, याद रखिए, और लिखा नहीं तो बनाया जा सकता है। अगला देखिए क्लास 2 भी काफी महत्वपूर्ण है भाई। देखिए आपका राज्य स्तर पर ये 1+4 है, यानी कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या अधिकरण या अथॉरिटी में जो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, ये कैसे नियुक्त होंगे, और जिले में 1+2 है, एक अध्यक्ष और 2 मेंबर, इनकी नियुक्ति कैसे होगी,
ये पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे से इसको देखिए, थोड़ा कठिन है धारा। खंड 2 हम पढ़ा रहे हैं भाई। खंड 2 का क्लास ए स्मॉल है। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पूछ सकता है कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के आपका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन होंगे, चेयरपर्सन कौन होगा। तो आपका जवाब रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो और रिटायर हो चुका हो, या जो हाई कोर्ट का जज हो और अब क्या हो चुका हो, सेवानिवृत्त, उन्हीं को अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन या अध्यक्ष राज्य पुलिस शिकायत बोर्ड का बनाया जाएगा। अंडरलाइन कर लेना बैरक में, क्वेश्चन बन सकता है अध्यक्ष किसे बनाया जा सकेगा, तो अच्छे से याद रखना है। अब अध्यक्ष की नियुक्ति पूछ सकता है कि राज्य, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार संविधान में भी, कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति किसे बनाया जा सकता, हमने ये अभी बताया। और अब ये कैसे बनाया जाएगा, ये भी चांस है पूछने का, तो अच्छे से आप देखेंगे कि अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाए गए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल में से ही की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नियुक्ति तो राज्य सरकार ही करेगी, और किसको नियुक्त किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर जज हो। लेकिन एक पैनल, एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट कौन बनाएंगे, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। और उस लिस्ट को कहाँ भेज देंगे, आपका कह सकते हैं कि आपका भेज देंगे राज्य सरकार को। तो 2-3 नाम भेज दिए और कहे कि आप इन्हीं में से किसी को क्या करिए, बनाइए। तो भाई राज्य सरकार बाध्य है कि उसी में से किसी को क्या बनाए, अध्यक्ष। अगला देखिए खंड बी या ख, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति। देखिए आपका यह अध्यक्ष की नियुक्ति बताया गया, सदस्य के लिए अलग प्रावधान है। सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग, तो भाई आपका लोकायुक्त यानी कि लोकायुक्त राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से की जाएगी, तथा राज्य मानवाधिकार आयोग लोकायुक्त राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सदस्यों के चयन हेतु नामों का पैनल सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी या अन्य विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा सिविल सोसाइटी में से तैयार की जाएगी। यानी कि राज्य सरकार आपका काम सौंपेगी किसको, आपका राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग, और इनसे कहेगी कि आप लोग एक पैनल तैयार करिए, सूची तैयार करिए, हमें लिस्ट भेजिए, 10-15 भेज दीजिए, और उसी लिस्ट में से हम 4 लोगों को क्या बनाएंगे, मेंबर। अगला देखिए आपका जिला स्तर पर भाई, जिला स्तर पर अब नीचे आ जाइए, ये भी पूछा जा सकता है। तो जिला स्तर पर बताइए, आपका जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना का प्रावधान किस धारा में 65A में दिया गया है। कितने कितने लोग होंगे अभी बताया गया था, एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे जिले में, 2। अब इन्हें आपका अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा और 2 मेंबर किसे बनाया जाएगा, तो जो रिटायर डीजे होगा, जो जिला जज होगा और अब क्या हो गया है, रिटायर, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और मेंबर, तो देखिए बैरक की भाषा भाई, जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर
सेवानिवृत्त जिला जज को नियुक्त किया जाएगा। पूछ सकता है क्वेश्चन कि जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? दे देगा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आपका जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उपर्युक्त सभी। तो किसको बनाया जा सकता है? तो जो नहीं अंदर तक पढ़ेगा मार देगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी नहीं मारना है। जिला स्तर पर पूछे तो डीजे जो रिटायर हो गया हो माने जिला जज, और राज्य स्तर पर पूछे तब ये सही बात है कि उच्चतम न्यायालय का रिटायर जज या हाई कोर्ट का रिटायर जज, इनमें से किसी को बनाया जाएगा। अगला देखिए आपका ये, हाँ इसमें देखिए जिला पर हम चल रहे थे ये, हाँ जो भी आपका राज्य सरकार ही आपका जिला स्तर पर आपका जिला शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष को का चुनेगी, लेकिन इसके चुनाव के पहले राज्य सरकार माने आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति हाँ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुझाए गए आपका कह सकते हैं कि नामों में से। देखिए यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है, आपको फिर से एक बार बताया जाए अलग से। राज्य पुलिस शिकायत अथॉरिटी, अथॉरिटी माने प्राधिकरण की रचना आपका 64 में है, क्रम से आइए, जिसमें 1+4 लोग होंगे। ये 65 में भी बताया गया है कि एक अध्यक्ष होगा और 4 क्या होंगे? मेंबर। आपका सेक्शन 66 ये बताता है कि जो राज्य जिला पुलिस शिकायत अथॉरिटी बनेगी उसका अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? तो अध्यक्ष नियुक्त करेगी राज्य सरकार, लेकिन ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष होगा जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो। रह चुका मतलब क्या? रिटायर हो गया हो। और लेकिन मन अपने मन से राज्य सरकार नहीं करेगी। राज्य सरकार जब भी करेगी तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा लिस्ट भेजी जाएगी, पैनल भेजा जाएगा, ये लिस्ट दे दी जाएगी और उन्हीं में से आपका क्या बनाना है? अध्यक्ष, जो रिटायर होंगे। दूसरे पॉइंट पर आपको सतर्क रहना है। जिला में पूछ सकता है भाई, यहाँ लोग गलत करके आ सकते हैं, क्योंकि जिला में आपका जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन कैसे होगा? तो आपका 65A लागू होगी, 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी? तो आपका 66 में बताया गया है, अध्यक्ष कोई जिला जज बनाया जाएगा जो सेवानिवृत्त हो चुका है, रिटायर हो चुका है। लेकिन जो सबसे टेक्निकल पॉइंट यहाँ आता है कि राज्य सरकार ही अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी जिले में, लेकिन किसके द्वारा भेजे गए पैनल में से? तो हाई कोर्ट द्वारा, कि जिले के जिला जज द्वारा जो वर्तमान है, तो जिला जज द्वारा नहीं, किसके द्वारा? हाई कोर्ट के किसके द्वारा? मुख्य न्यायमूर्ति। ये क्वेश्चन आ सकता है और कई लोग आपका जिला जज मार सकते हैं, तो जिला जज नहीं, आपका क्या मारना है? उच्च न्यायालय। अगला देखिए भाई, आपका जो ये 2 सदस्य हैं आपका, इनको कहाँ से नियुक्त किया जाएगा राज्य स्तर पर? तो इनके लिए राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा एक पैनल तैयार किया जाएगा, लिस्ट बनेगी, लिस्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और इसी उसी लिस्ट में से 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। अब आइए आपका 67, यहाँ भी महत्वपूर्ण है, 67 आ जाइए।
राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें। पदावधि याद रखिएगा हर हाल में, और सेवा शर्तें तो बस एक लाइन आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो राज्य या जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष या मेंबर हैं, जब एक बार नियुक्त होंगे तो कितने समय के लिए अपने कह सकते हैं कि पद पर रहेंगे? 3 साल। तो 3 साल तो कई जगह मिला। अब कहाँ जहाँ जहाँ तीन 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 है, यानी कि जहाँ जहाँ तिकड़मबाज हैं वहाँ वहाँ आपका क्या करना है याद। पहला 3 था आपका कि ग्राम रक्षकों का कार्यकाल कितने साल था? 3। और जो आंतरिक सुरक्षा योजना बनाई जाएगी उसका रिवीजन या रिव्यू यानी कि पुनरीक्षण और या पुनर्विलोकन यानी कि निगरानी और पुनर्विचार कितने सालों में सामान्यतः किया जाएगा? 3 साल। और जो राज्य या आपका जिला स्तर पर जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनेगा, इनके अध्यक्ष और मेंबरों का कार्यकाल कितना होगा? 3 साल। तो हर एक में कितना मार देना है? 3 3 3। हाँ, 3 जगह 3 3 मिला। अब देखिए बेयर एक्ट बता जा, बेयर एक्ट आपका बता जा। देखिए किसी सदस्य और अध्यक्ष की पदावधि 3 वर्ष होगी जब तक कि वह अपने कार्यकाल के समाप्ति के पहले किसी समय इस्तीफा या त्यागपत्र नहीं देता या धारा 68 के तहत उसे उसके पद से हटा नहीं दिया जाता, और अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। यानी कि 3 साल के बाद इन लोगों को दोबारा भी अध्यक्ष और आपका सदस्य बनाया जा सकता है कि नहीं? बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ से भी पूछा जाता है, यानी कि पुनर्नियुक्ति मतलब कि दोबारा उस पद पर आसीन कर देना। तो आप लोग बताइए पुनर्नियुक्ति में भारत का राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा कि नहीं होगा? तो अनुच्छेद याद रखना संविधान में 57। संविधान का अनुच्छेद जोड़ लीजिएगा यहाँ भाई, वो लिखते कानून का नाम भी लिखते रहे जोड़ते समय। कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्टकट में आपको समझ में आ जाए भाई। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? आर्टिकल 57। देखिए आपका सदस्यों और का पारिश्रमिक भत्ते और अन्य सेवा शर्तें और निबंधन वे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा सूचित की जाए। इनको वेतन नहीं मिलेगा। हो सकता है पूछ ले वेतन मिलेगा कि पारिश्रमिक? पारिश्रमिक। तो भारत में किन किन लोगों को पारिश्रमिक मिलता है? तो 2 लोग हम बताए थे, एक भारत का महान्यायवादी और एक एडवोकेट जनरल राज्य का यानी कि महाधिवक्ता। अन्य लोगों को भी उतना लंबा न खींचा जाए। I.S.68 यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पद से कैसे इन्हें हटाया जाएगा, यानी कि अध्यक्ष हो गए या सदस्य हो गए, इनको इनके पद से कैसे हटाया जाएगा? तो हटाएगी स्टेट गवर्नमेंट ही, मनमाने तरीके से नहीं, कुछ आधारों पर। तो इस सेक्शन को पढ़ने से पहले आपको हटाने का आधार 3 4 तैयार रखना है। पहला हटाने का आधार हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। दूसरा हम आधार बताएंगे भारत के राष्ट्रपति को। और तीसरा आधार बताएंगे न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को। और चौथा एक और न्यायालय बना है दो आपका, और वह न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो आइए शुरुआत किया जाए। ये क्वेश्चन बनता है, सतर्क रहना है। पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट भारत के। भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट या महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये अनुच्छेद आपका स्पष्ट रूप से 56 में दिया गया है।
यानी कि संविधान के अनुच्छेद 56 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है और केवल एक आधार पर, और वह आधार है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का उल्लंघन, संविधान का अतिक्रमण या अतिलंघन। यानी कि जो संवैधानिक मर्यादा प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति पर लगाई गई है, राष्ट्रपति ने उसको क्या किया है, ब्रीच किया है। तो आपका संवैधानिक मर्यादा क्या है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है, बात, और मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव मान ही नहीं रहे हैं तो संसद हटाए, भाई नहीं मान रहे हैं। ये विवाद आपका आया था इंदिरा गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के समय ज़्यादा उठा था। उसके बाद जितने राष्ट्रपति बने वह कह सकते हैं कि रबर स्टाम्प वाले बने, इसमें कोई शक नहीं है। वर्तमान समय के राष्ट्रपति भी जो हैं वह एक रबर स्टैंप हैं, जो मोदी जी कहते हैं वहीं बोलते हैं, उतना ही चलते हैं, उतना ही मुंह खोलते हैं, और कभी काल अपने मन से बोल दिए तो फंस जाते हैं। भाई टीचरों का सम्मान करने कानपुर में आए और कहे कि हमारा इतना तो टैक्स में कटता है, पूरा सोशल मीडिया पर आलोचना हुई कि भारत के राष्ट्रपति हैं, इनको बोलते समय कम से कम कानून को जान लेना चाहिए। तो उसके बाद टिप्पणी नहीं की, अलग बात है, लेकिन बोल गए भाई झूठ। अब झूठ बोल गए तो करें क्या, वापस लेने में भी बदनामी। राष्ट्रपति हैं, एक नंबर वाले हैं, यानी कि आपका भारत में प्रथम नागरिक हैं। सर्वोच्च शिखर पर कौन है भारत में, प्रेसिडेंट, उससे बड़ा कोई नहीं है, याद रखिए। तो आपका फिर बैक होया जाए, बैक ये होना है। अभी राष्ट्रपति हमने बताया। दूसरा आपको देखना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिमूव किया जाता है, पदच्युत किया जाता है, और एक ही प्रक्रिया द्वारा, और वह प्रक्रिया है संसद पास करे प्रस्ताव, लेकिन आधार मैं बता रहा हूँ, दो ही आधार हैं, सिद्ध कदाचार या असमर्थता। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को किस आधार पर हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार, असमर्थता, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो क्या मार कर आएंगे, दोनों। अब आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो लोग जे देना चाहते हैं वो भी आ जाएगी, लेकिन पहले यूपी एपीओ आएगी भाई। ये हो सकता है आपका अगले माह आए, लेकिन पहले यूपी एपीओ आ जाएगी। अब ये आ जाए तो भाई उस हिसाब से देखा जाएगा क्या सुधार किया क्या नहीं। जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए क्या कहा जाए। तो नोटिफिकेशन आ जाए तो चैलेंज किया जाएगा इस बार आपका, लेकिन एपीओ पहले आ जाएगी। आजकल लगा है, हो सकता है 15 अक्टूबर के आसपास चांस है, या दशहरा बाद आ सकती है। फिर एक बार बैक होइए भाई आपका। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज को और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के जज को एक ही आधार पर हटाया जा सकता है कि वह शर्तों का पालन नहीं किया है, यानी कि शर्तों को भंग किया है। यानी कि जो एक न्यायाधीश के लिए शर्त होनी चाहिए, शर्तें दी गई हैं, उसको क्या किया है, ब्रीच। अब बैक हो जाइए आपका। ये जो राज्य और जिला प्राधिकरण के मेंबर और अध्यक्ष हैं, इनको कौन हटाएगी, किस आधार पर हटाएगी, तो कौन हटाएगी पूछ ले, राज्य सरकार। तो मनमाना कि किसी आधार पर, तो आधार पर देखिए, आधार राज्य एवं 68 भाई चल रहा है अब बैरक की भाषा। राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को राज्यपाल के आदेश द्वारा निम्नलिखित कारण से उसके पद से हटाया जा सकेगा। राज्य सरकार न मारिएगा भाई, आपका राज्य सरकार रिकमेंड करते हैं राज्यपाल हटाएंगे, यानी कि रबर स्टैंप कौन लगाएंगे, राज्यपाल। तो भाई राज्यपाल मार कराएगा, दे देगा राज्य सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो राज्य सरकार न मारिए, आपका
गवर्नर मार्कर आएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। कौन हटा सकता है? अब किस आधार पर? तो आपका 4 आधार हैं और यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो 4 में से 3 देगा, उपर्युक्त सभी देगा, सभी लोग कर ले जाएंगे। लेकिन कम लोग कब करेंगे? जब पूछा जाए कि किस आधार पर हटाया नहीं जा सकता। तो नहीं वाला सबसे खतरनाक है, वही क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना भी है वाला सब कर ले जाएंगे। 3 ऑप्शन इसमें से रहेगा और एक ऑप्शन बाहर का रहेगा। तो पहले बता दिया जाए और तब एक दो मॉडल हम बता रहे हैं। देखिए, प्रमाणित अवचार अथवा दुर्व्यवहार, यानी कि प्रमाणित मतलब साबित, ना है तो लिख लीजिए सिद्ध, प्रूफ। साबित भी कहा जाता है, सिद्ध भी कहा जाता है। यानी कि मिसकंडक्ट, यानी कि आपका अवचार साबित हो गया, यानी कि मेंबर या किसी अध्यक्ष ने मिसकंडक्ट या अवचार किया। या अथवा दुर्व्यवहार, यानी कि बुरा व्यवहार किया है किसी से। तो या तो माने कुल मिलाकर अगर किसी मेंबर या अध्यक्ष ने अच्छा आचरण नहीं किया और ये बात साबित हो गई है कि ये अच्छा आचरण नहीं किए हैं, तो राज्यपाल महोदय इनको इनके पद से 3 साल पहले भी क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। दूसरा, प्राधिकरण के कर्तव्यों के पालन में निरंतर उपेक्षा। तो अभी प्राधिकरण के कार्य हमने नहीं बताए, आपका 71 में बताया जाएगा। क्या क्या 71 में ना भाई, हाँ 71 में बताया जाएगा कि प्राधिकरण क्या करेगा, बना है तो यानी कि अगर कोई अध्यक्ष या मेंबर इसका क्या करता है, प्राधिकरण के कर्तव्यों के पालन में एक बार उपेक्षा बरतता है कि बार बार। तो जैसे ही निरंतर, कंटिन्यू शब्द आए, अनवरत शब्द आए, अनवरत भी कहा जाता है, लगातार आए, तो 2-3 क्वेश्चन जरूर याद रखिए। लगातार, उसको लिखिए लगातार। निरंतर माने लगातार, दूसरी भाषा में लिख लीजिए अनवरत, अनवरत लिख लें। इसको निरंतर कहते हैं। देखिए, आपका निरंतर पर 2-3 क्वेश्चन बनता है, अच्छा बनता है। एक तो आपका 354 DIPC से बना है कि एक बार पीछा किया है कि कई बार किसी स्त्री का, तो एक बार नहीं, बार बार, भाई बार बार लिखिएगा। इसके बाद आपका एक 354D से बनता है। इसके बाद निरंतर पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे अपराध हैं जो निरंतर चलने वाले हैं, कंटिन्यू ऑफेंस हैं, अनवरत अपराध हैं। इसमें एक अपराध लगातार विवादित रहता है, अपहरण है कि व्यापहरण है, यानी कि एबडक्शन है कि किडनैपिंग है, तो एबडक्शन है। भाई याद रखिए, अपहरण एक ऐसा अपराध है, यानी कि आईपीसी की धारा 362 वाला, और धारा भी मैं बता रहा हूँ कौन सी धारा, 362, जो हमेशा चलने वाला अपराध है। इसके बाद आपका एविडेंस में पूछा जाता है कि कौन सी धारा कंटिन्यूटी या अनवरतता पर आधारित है, तो 109 मार्क कराइएगा, एविडेंस जोड़ लीजिए 109, गलत ना हो। कौन सी धारा एविडेंस की अनवरतता लगातारता के सिद्धांत पर आधारित है, तो 109। और आपका निरंतर कहाँ है? नहीं, आपका किसी हो गया। देखिए आगे पढ़ा जाए भाई, अभी एक दो जगह और हैं, लेकिन अगला पढ़े, यानी कि प्राधिकरण के कर्तव्यों के पालन में, यहाँ भी फंसा सकता है, पालन में उपेक्षा बरतता है। देखिए ऐसे ही आपका झारखंड पूछा जा रहा है, इत्यादि राज्यों में 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यहाँ हल्का सा चेंज करेगा, देखिए मैं भी चेंज कर रहा हूँ।
आपको लगेगा कि एकदम सेम ही तो है, लेकिन एक शब्द गायब कर देगा। कौन? निरंतर। एक ऑप्शन में देगा प्राधिकरण के कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा बरतता है, और एक दे देगा निरंतर उपेक्षा। तो कौन सही नहीं है? उपेक्षा, क्योंकि क्या बरतना चाहिए? निरंतर। ऐसा क्वेश्चन आपका कई राज्यों में अब छोटी छोटी बातें पूछी जा रही हैं। अगला देखिए, सी देखिए भाई, अगर वह अपात्र हो गया है धारा 66(1) के तहत, तो बताया गया भारत का नागरिक नहीं रहा, 70 साल से क्या हो गया? ऊपर हो गया, पागल घोषित कर दिया गया, इत्यादि। अब उतना नहीं बताना है। और अंतिम है कि आपका किसी सदस्य द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने पद पर कार्य करते हुए किसी अन्य वैतनिक नियुक्ति प्राप्त करना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई शिकायत प्राधिकरण के मेंबर या अध्यक्ष थे, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिए, कोई सर्विस ज्वाइन कर लिए, तो अब यहाँ क्या कार्य करेंगे? जाइए कंपनी में कार्य करिए। तो राज्यपाल क्या करेंगे? यहाँ से बाहर। तो कितने आधार हुए? 4। अगला देखिए 69, राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कर्मचारी। तो बस एक लाइन, कर्मचारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो बस एक लाइन याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। किसके द्वारा? अब आइए 70, कार्य संचालन। तो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अपने तथा जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य संचालन के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन से स्वयं नियम बनाएगी। यानी कि आपका जैसे संसद है, अपने कार्य संचालन के लिए स्वयं नियम बनाती है। इसके लिए कार्य संचालन समिति गठित की जाती है। तो अब ये आया कि जो शिकायत प्राधिकरण है कैसे बैठक करेगा, कब बैठक करेगा, इत्यादि। ये नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी, ये स्वयं बनाएगा? स्वयं। लेकिन किसके अनुमोदन से? स्टेट गवर्नमेंट। अब आइए आपका 71 देखा जाए। अब जहाँ तक 71 की बात है, आपका यही 2-3 धाराएं बड़ी बड़ी भी हैं, उसके बाद छोटी छोटी धाराएं आएंगी। आपका देखिए 71, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य। कृत्य माने क्या क्या कार्य होंगे? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर ये जो शिकायत या कंप्लेंट अथॉरिटी बनी है, इनका कार्य क्या क्या होगा। और यही बात आपका किस सेक्शन में बताया गया है? 71 में। और पूछा जा सकता है यहाँ से, तो ये लोग जांच शिकायत कोई करेगा, उस शिकायत की जांच करेंगे, और जांच रिपोर्ट आपका किसको दे देंगे? राज्य सरकार को। और जांच में अगर सच्चाई है तो रिकमेंड करेंगे इस पुलिस वाले के खिलाफ राज्य सरकार क्या करे? एक्शन ले। अब ले या न ले, इसमें भी झांप फैल जाता है। पुलिस वाले पहुंच जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के हैं, अब मंत्री संतरी विधायक से जुगाड़ लगाकर फाइल ही दबवा देंगे। यानी कि फाइल ही दबवा देते हैं, सालों साल वैसे ही जांच रिपोर्ट आपका पड़ी रहती है। ये भी एक समस्या है। और मैं एक दिन बताया था कि जो डीएम हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं, ये ज़्यादातर वर्तमान में नेता परेताओं से घिरे रहते हैं। और जब देखिए तब कोई नेता मिलने आ गया अपने काम के लिए, आम जनता का मिलने का मौका ही नहीं है। भाई आम जनता से कम मिलते हैं और नेता परेता से क्या करते हैं? ज़्यादा। और नेता परेता कैसा काम लेकर आएंगे, आप सोच ही सकते हैं। बताना क्या है, सही काम जल्दी लेकर नहीं आते, वो कैसा काम लेकर आते हैं? गलत ही। और नहीं करेंगे तो धमकी देंगे कि ट्रांसफ़र करा देंगे, तो ये करवा देंगे। आपकी नस मैं जानता हूँ, जैसे चेलवा बाबा की नस जानता था कि आपकी अश्लील वीडियो हम क्या कर देंगे? वायरल। तो भाई बाबा के भक्त नाराज न हो, जो सच्चाई है वही बयान की जा रही है। और जो लोकल लोग हैं बता रहे हैं कि बाबा का असली वीडियो चेले के पास था, जो आसपास के लोग हैं।
अब चेला डिलीट कर दिया, अभी तक वीडियो मिला नहीं। तो चेला भी भाई 9 हाथ का सांप है, बाबा 8 हाथ के थे, यानी कि बाबा 1 नंबरी। तो चेला कितना निकला? तो बाबा तो वीडियो गुप्त था, वो तो पकड़ लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में जेल में था चेला, तभी तो हटाया गया था कि जाकर वहाँ रंगरेलिया मना रहे हो और छेड़खानी कर रहे हो, जेल गए हो, तो यहाँ मठागिरी करोगे, जाओ तुम्हें बाहर किया जाता है, इसीलिए हटाया गया। तो भाई चेला अब गुस्से में आ गया और गुरु की ही क्या किया, वीडियो अब धमकी दे रहा था, तो पैसा ले लेता। तो मैं बताया था आईपीसी में एक्सटॉर्शन, और पैसा नहीं लिया तो एक्सटॉर्शन का क्या प्रयास। चलिए आगे देखिए भाई। अब 71 देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही जो 2-3 धाराएं हैं टेक्निकल हैं, और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो भाई सबकी बस की बात नहीं है, इसलिए इन धाराओं को और अच्छे से तैयार करिए। देखिए आपका राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्य देखा जाए, पहला खंड हम उठा रहे हैं। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर जांच करेगा। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण किन पुलिस वालों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है? कांस्टेबल के ऊपर के पुलिस अधिकारी दे देगा सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, और दे देगा अपर पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों की मने के खिलाफ शिकायत की। तो क्या मार कराएंगे? एकदम बेरक तैयार रखिए, बेरक की भाषा देगा। तो बेरक में क्या लिखा है? अपर मने आपका एडिशनल, एडिशनल ना आए तो अपर को अतिरिक्त लिख लीजिए भाई। अपर को कहा जाता है अतिरिक्त, भाई एसपी के पैरल ही होता है। देखिए आपका जहाँ भी अब नियम बना लीजिए, जैसे कि आपका डीजे और एडीजे, ये दोनों का पद पैरल है, डीएम एडीएम। तो एडीएम डीएम के सबऑर्डिनेट नहीं होता, जैसे कि आपका सीजीएम एसीजीएम, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो अपर वाले ऊपर वाले के बराबर ही होते हैं, ये हमेशा नियम बना लीजिए। जहाँ भी आए तो जो अपर एसपी होगा वह एसपी के क्या होगा? पैरल। तो यानी कि आपका अपर एसपी एडिशनल, भाई असिस्टेंट न मार दीजिएगा, असिस्टेंट को सहायक कहते हैं, वो नीचे होता है। तो एडिशनल को हम कहते हैं आपका अपर या अतिरिक्त। तो आपका पूछा भी जाता है अपर या एडिशनल जज कहाँ नियुक्त किए जा सकते हैं? हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, दोनों। देखिए हमें भी याद नहीं आ रहा है भाई, ये है प्रावधान अतिरिक्त न्यायाधीश। अब हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में देखना पड़ेगा हमें हल्का सा, कल इसको हम बता देंगे। तो एक बार भाई बेर के भाषा देखकर बताएंगे, जब ना याद हो तो इसको छोड़ दिया जाए, कल हम बताएंगे। देखिए आगे भाई, तो किसकी जांच ये करेंगे? कम से कम ये दर अच्छे से तैयार रखिए, टेक्निकल भाई ये है धारा, फिर बताया जाए। देखिए आपका दूसरा, प्राधिकरण उसके द्वारा सीधे प्राप्त अवचार की शिकायतें आगे कार्यवाही के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग को अग्रसारित करेगा, परंतु यह कि गुमनाम शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। यानी कि ये प्राधिकरण को जांच करे और जांच करके किस विभाग को भेज दे? राज्य के, पूछ सकता है होम डिपार्टमेंट को, भाई राज्य सरकार नहीं, अंडरलाइन करिए, किस विभाग को? राज्य सरकार के गृह विभाग को, यानी कि राज्य के होम डिपार्टमेंट को। और होम डिपार्टमेंट कार्रवाई करे, कहाँ करता है ये जल्दी, वैसे भी आपका नहीं करता। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई गुमनाम आपका शिकायत की गई है, गुमनाम का मतलब ये हुआ बिना नाम के, यानी कि आपने शिकायती लेटर भेजा लेकिन अपना नाम पता नहीं भेजा,
तो ऐसी दशा में उस शिकायत की कोई जांच नहीं की जाएगी। देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे मैंने आपका, अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये चाहता है कि कहीं हमारा नाम ना आए और इस पुलिस वाले ने मिसकंडक्ट किया है, इसकी जांच कराई जाए, तो होना ये भी चाहिए कि वह गुमनाम लेटर लिख दे और ये जो है प्राधिकरण क्या करे, जांच करे। क्योंकि नाम ओपन होने से खतरा भी रहता है और पुलिस वाले आपका जान लेंगे, तो आगे मना किया गया है, लेकिन वो अंदर से जानकारी अगर कर लेंगे तो बार बार परेशान करेंगे कि शिकायत वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, क्योंकि हमारी नौकरी चली जाएगी, तमाम चीज़ें। तो आगे हम बताएंगे, नाम गुप्त रखा जाएगा। अगला देखिए, मैंने कि जो बिना नाम के आवेदन रहेंगे उन पर कोई जांच नहीं, यानी कि आवेदन दीजिए तो शिकायतकर्ता को अपना नाम पता देना ही होगा। अगला देखिए, तीसरा, प्राधिकरण पुलिस कर्मियों के विरुद्ध गंभीर अवचार की शिकायतें प्राप्त होने पर आरोपों की जांच कर सकेगा। यानी कि आपका सी में है और स्पष्टीकरण है, गंभीर अवचार यानी कि सीरियस मिसकंडक्ट कौन होंगे, सीरियस अपराध कौन होंगे, माने सीरियस मिसकंडक्ट। तो आपका देखिए, पहला है पुलिस हिरासत में मृत्यु, यानी कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया या कस्टडी में लिया और मार मार के आपका गोरखपुर जैसे क्या किया, ध्वस्त कर दिया, तो इसकी भी जांच शिकायत प्रकोष्ठ कर सकता है। दूसरा, गंभीर चोट, गंभीर चोट माने पुलिस वालों ने किसी व्यक्ति को सीरियस इंजरी कर दी, ग्रीव आपका घोर उपहत कर दी, ग्रेवियस हर्ट कर दिया। तो ग्रेवियस हर्ट का मतलब मारपीट कर हाथ पैर दांत नाक क्या किया, कान तोड़ दिया, यानी कि ऐसी मार मारा कि कान ही बहरा हो गया, हाथ टूट गया, हाथ कट गया, पैर टूट गया। तो आपका कित ग्रेवियस हर्ट की परिभाषा, गंभीर चोट की परिभाषा या घोर उपहत की परिभाषा आईपीसी की धारा 320 में दी गई है। तो कितने प्रकार की उपहत को घोर उपहत माना जाएगा? 8। कितने प्रकार? 8। और कितने दिन बिस्तर पर पड़ा रह गया ऐसी मार मारा पुलिस वालों ने, तब घोर उपहत? 20। 320 में कितना? 20 दिन। ये पूछा गया था आपका 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन। तो सामान्य कामकाज कितना दिन तक नहीं कर पाया हो? कम से कम 20। अगला देखिए भाई, आपका बलात्कार या बलात्कार का प्रयास अगर पुलिस ने किया है तो इसकी जांच विधि सम्यक प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या निरोध, यानी कि कानून का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया, बंदी बना लिया गया या गिरफ्तार करके रखे हैं, तो थाने वाले तो रोज इसका उल्लंघन करते हैं। आपका पकड़ कर लाएंगे, लॉकअप में बंद कर देंगे और जीडी पर 4 दिन चढ़ाएंगे नहीं, 4 दिन तक बंद रखेंगे। आपका जो नगद नारायण थे, यानी कि जो गोरखपुर वाले मीडिया वाले पहुंचे तो वहां के मुंशी ने बताया, मीडिया वाले पहुंच गए थाने में, लॉकअप में 2-3 लोग बंद थे, पूछे कि कब से बंद हो, तो बताया कि 3 दिन से हम बंद हैं। तो मुंशी से पूछा गया, ये तो कह रहा है 3 दिन, तो कहा कि दरोगा जी लाते थे, बंद कर देते थे, कुछ कहने पर डांट फटकार देते थे। तो आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस लोगों की स्वतंत्रताओं का घोर उल्लंघन कर रही है। आप पकड़िए तो 24 घंटे के अंदर या तो छोड़िए या निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ क्या करिए, पेश। लेकिन ज़्यादातर मामलों में पुलिस वैसे ही, अभी एसपी, यहाँ का एसपी भी भाई आपका, यहाँ भी एक कांड हुआ था आपका 1.5-2 माह पहले, 2-3 माह, एक बालक को आपका पुलिस ने अरेस्ट करके बंदी बना लिया, 2-3 दिन से चालान ही नहीं कर रही थी। तब तक आपका कोचिंग के कुछ मने वकीलों ने आपका जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी लगातार करते हैं, आपका फ़ोन किया थाने पर, एसपी के यहाँ किया, तो वही हैं
कि आपका एसपी ने कहा कि जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, 2 दिन से बंद बनाया हूँ, बस रिकॉर्ड हो गया। और हाई कोर्ट में गए लोग, और तत्काल हाई कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया और सबको नोटिस जारी किया कि तुम्हारी औकात है कि लॉ का वायलेशन करोगे, आओ जवाब दो। और हो सकता है हाई कोर्ट इन लोगों को क्या करे, विधि के उल्लंघन और अवमानना में दंडित कर दे। अब हाथ पैर कांप रहे हैं, अब हाथ पैर कांप रहे हैं पुलिस वालों के, क्योंकि वो रिकॉर्ड में है कि जो यही कहते कि जो एसपी साहब कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो भाई लड़कों ने कहा कि ठीक है भाई, आप कह रहे हैं और रिकॉर्ड हो गया, तो सबसे बड़ा सबूत तो इस समय आपका फ़ोन है कि कोई भी बात रिकॉर्ड करिए। लेकिन भाई हमारा फ़ोन कभी भी रिकॉर्डर ऑन नहीं रहता, मैं बता दूं आपका। मैंने अगर कोई फ़ोन करता है तो कभी भी हमने किसी की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन इसका विपरीत हुआ है। एक दो लोग हमारी आवाज़ रिकॉर्ड किए और एक दो मित्रों को भेजे और कहे कि सर तो हमें बहुत मानते हैं। तो उसके बाद से आपका मैंने जैसे कि भाई अगर आप कह दिए कि हाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं, भाई अच्छे से पढ़िए, तो उनको लगा कि सर तो हमें बहुत मानते हैं। तो उसके बाद से हम ये पूछना ही बंद कर दिए ज़्यादा। हम कहे कि भाई न बाँस रहेगी, न बाँसुरी बजेगी। तो भाई कोई गलत माने आपका नहीं उनका इंटेंशन था, लेकिन ये दिखा रहे थे कि सर हमारे बड़ी खास हैं, किसी के खास नहीं हैं। मैं बता दूं आप सबको जो आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं कि भाई सर सबको आज तक समान दृष्टि से देखे हैं, चाहे वो राजा का परिवार का आया हो या रंक का, चाहे 52 बीघा पुदीना वाला आया हो या 1 बीघा, या 52 बीघा प्याज वाला आया हो या 1 बीघा, कभी भी आपका एक नज़र से सबको देखा गया। और कभी भी किसी के साथ इस आधार पर कि ये बड़े घर का है छोटे घर का है, यहाँ कभी भी विभेद नहीं किया गया और न ही इज्जत ज़्यादा दी गई या कम, यानी कि सबको समानता के भाव से देखा गया। इसीलिए समाज में एक इज्जत भी है, लोग जब भी नाम लेते हैं तो इज्जत से लेते हैं। ये कभी नहीं कहे कि मनोज सर टार्चर करके पैसा वसूल लिए या टार्चर हमें किए हैं। अन्य कोचिंगों में तो 500 के लिए खड़ा करा दिया जाता है और सार्वजनिक बेइज्जती की जाती है और सार्वजनिक बेइज्जती करके भगा दिया जाता है, ये याद रखिए। और आपका ये नहीं कि आइए पहले जमा करिए और तब एंट्री करिए। अब बीच में बोल देंगे तो बीच से भगा देंगे, यानी कि बीच में एकदम बोलने पर प्रतिबंध है। आप बीच में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पूछना तो पहले लिख कर लाइए, टीचर 2 दिन बाद बताएगा। तो लड़के को अभी नहीं आ रहा है तो 2 दिन बाद वो याद रखेगा। यहाँ तो कम से कम इतनी स्वतंत्रता है कि आप क्लास चलते समय क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन स्वतंत्रता का हनन न किया जाए, क्योंकि हनन होगा तो फिर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, वित्त की सम्यक प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी। तो थोड़ा आर्टिकल जोड़िए, तो कौन सा आर्टिकल कह रहा है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वित्त द्वारा स्थापित प्रक्रिया से छीना जाएगा, मनमाना नहीं। किस आर्टिकल में है, 19 में कि 21 में? दो हम ऑप्शन दे रहे हैं। 19 में नहीं भाई, 21 में है। 19 में गिरफ्तारी का है, वहाँ तो स्वतंत्रता है। 21 में आपका जैसे कि प्राण को छीनना और शारीरिक स्वतंत्रता, तो कैसे छीना जा सकता है, मनमाना नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और शुद्ध रूप से सीआरपीसी वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताएगी जिसके तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या प्राण को छीना जाता है। अगला देखिए, आपका मानवाधिकारों का उल्लंघन, तो रोज मानवाधिकार की हत्या की जाती है थाने में, इसमें कोई शक नहीं। देखिए आपका भाई थाने के बाहर में एक दिन बताया था कि बोर्ड लगा है, जाकर देखिएगा कभी। थाने में मानवाधिकार का संरक्षण, और कम से कम 10-15 पॉइंट दोनों बगल लिखे रहेंगे, एकदम गेट के बगल में ही लगा रहता है। क्योंकि दिलीप कुमार बसु के वाद में आपका उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि भाई बोर्ड लगाइए, और ताकि जो आए थाने में
उसको अपने अधिकार की जानकारी हो। और जब अंदर चले जाइए तो मानवाधिकार का क्या होता है, मर्डर, यानी कि मर्डर का मतलब कि वायलेशन। तो इसको कल और बताया जाएगा भाई, क्योंकि आपका आवाज़ भी शुद्ध पड़ रही है, फ्लो नहीं बन पा रहा है। तो आपका कितनी धाराएं हुई भाई? आपका 71, और अभी कितना बच गया? 88, 17, अभी 17 धारा, कल हो जाएगी धारा, हो सकता है। देखिए आपका जब तक पुलिस एक्ट समाप्त नहीं होगा, भले 1-2 दिन और लगे, तब तक आपका आईपीसी सीआरपीसी नहीं चलेगी। यानी कि पुलिस एक्ट पूरी तरह पढ़ा कर लिखवा दिया जाए, लिखवाने में समय नहीं लगेगा, जब तक कि आपका ये पूरा न हो जाए, भले 1-2 दिन और लगे, ताकि हम नया सब्जेक्ट शुरू करें तो ये न बचा रहे। तो हो सकता है सोमवार तक जाए। अभी अब प्रयास करते हैं भाई कल सेक्शन, लेकिन आपका समझाना भी है कह करके, कोरिलेट भी। तो भाई घबराना नहीं है, भले 2 दिन और लगे। भाई जल्दीबाजी में क्वेश्चन छूट जाएगा, और प्रयास ये किया जाए कि क्वेश्चन न छूटे। हाँ, लिखवा जाएगा, केवल पढ़ाना कहाँ है। तो आप ना आइए सुबह, आप सुबह ना आइएगा, कल शाम को आइए, क्योंकि वही बात फिर लिखवा जाएगी 1-2 दिन में शाम को, तो शाम को लिख लीजिए।